नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पिछले लेक्चर से आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि गवर्नेंस क्या है, गवर्नेंस और गवर्नेंस को कब गुड गवर्नेंस कहा जाएगा, लेमैन पैटर्न में हम लोगों ने इसका डेफिनेशन देखा। पिछली क्लास में हमने देखा कि गवर्नेंस एक पावर को एक्सरसाइज करने का तरीका है, यानी गवर्नेंस एक प्रोसेस है। गवर्नेंस इज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल पावर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द नेशन। यानी जिस तरीके से किसी भी राष्ट्र के संसाधनों के प्रबंधन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करने के लिए अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसी को हम लोगों ने कहा कि शासन। और ये भी बोला कि शासन अगर अकाउंटेबल है, अगर वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, अगर वहाँ पर पार्टिसिपेशन मिल रहा है लोकल गवर्नमेंट को या फिर दूसरे इंस्टीट्यूशन या दूसरे स्टेक होल्डर्स को, अगर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इसे गुड गवर्नेंस कहा जाता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करनी होगी कि गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एक रिलेटिव फिनोमेना है। जैसे अकबर का शासन औरंगजेब के शासन की तुलना में अच्छा शासन था, अशोक का शासन उनके पहले के रूलर्स के तुलना में अच्छा शासन था। लेकिन अच्छे शासन की अवधारणा जो एक लिटरेचर के फॉर्म में आया, ये आया वर्ल्ड बैंक के इनिशिएटिव से। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार गुड गवर्नेंस क्या है? वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट जारी करी जिसका नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। क्या नाम था? 1992 में, 1992 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट का नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नाम का रिपोर्ट जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, और इस रिपोर्ट में उसने गुड गवर्नेंस के 8 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। गुड गवर्नेंस की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो 1992 में रिपोर्ट आया, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। 1992 में जो गुड गवर्नेंस की अवधारणा आई, ये किसने दिया था? ये वर्ल्ड बैंक ने दिया था। वर्ल्ड बैंक की अवधारणा के अनुसार ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट 1992 में आया। और रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। 1992 में जो रिपोर्ट आई उसका नाम था शासन और विकास। इस रिपोर्ट में इस गुड गवर्नेंस के 8 कंपोनेंट बताए गए। पहला, अकाउंटेबल, यानी कि शासन को कैसे डिफाइन किया गया इस रिपोर्ट में? शासन को डिफाइन किया गया कि गवर्नेंस इज द मैनर in which the powers or authorities have been used in a country for the management of economic, political and other affairs of the state। यानी जिस तरीके से सत्ता का प्रयोग शासन को चलाने के लिए, यानी कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, अन्य संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए किया जाता है, उसी तरीके को शासन कहते हैं। और अगर ये तरीका पूरी अकाउंटेबल तरीके से हो, यानी कि इस पावर का प्रयोग करने वाली अथॉरिटी, इस पावर यानी कि जो अथॉरिटी का इस्तेमाल कर रहा है चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अगर वो इसके लिए अकाउंटेबल है, यानी जवाबदेह, उत्तरदायी। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? जवाबदेह, यानी जवाबदेहिता।
उत्तरदायित्व, यानी अगर ये उत्तरदायी है, अपनी शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में जवाबदेह है, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और नियमों का पालन कर रहा है, अकाउंटेबल है, ये ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब है कि जो भी कार्य किया जा रहा है, जो भी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके संदर्भ में सूचना बहुत आसानी से उपलब्ध है और बिना किसी भी चीज को गोपनीय रखते हुए सभी कार्यों को जनता के लिए और उनके स्क्रूटनी के लिए ओपन रखा गया है। अगर ये ट्रांसपेरेंसी शासन में है, अगर रिस्पॉन्सिवनेस यानी प्रतिक्रियाशीलता है, संवेदनशीलता है, यानी कि जनता की नीड और उनके डिमांड को रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये अपनी मर्जी से लक्ष्यों को तय नहीं कर रहा है, जनता के भागीदारी से उसको तय कर रहा है। इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस यानी समता एवं इंक्लूसिवनेस यानी किसी भी चीज में समग्रता है, समता और समग्रता है, समावेशी है, समावेशिता या समावेशी। अगर ये समावेशी है, समता मेंटेन कर रहा है, यानी सभी वर्गों को, चाहे वो निम्न वर्ग हो, अपर वर्ग हो, यानी हर एक स्टेक होल्डर को शासन में भागीदारी मिल रही है, वो चाहे वो अनुसूचित जातियों से संबंधित हो, महिलाएं हो, विकलांग हो, हर एक वर्ग को अगर शासन में भागीदारी मिल रही है तभी इंक्लूसिव माना जाएगा। अगर सभी के साथ बिना किसी भेदभाव के व्यवहार किया जा रहा है तो ये समता मानी जाएगी। जब तक शासन में और शासन में शक्तियों का प्रयोग करने वाले लोग पारदर्शिता के साथ में, जवाबदेहिता के साथ में, प्रतिक्रियाशीलता के साथ में और समता को सुनिश्चित करते हुए और साथ ही साथ पूरे प्रभावशीलता के साथ, प्रभावशीलता, प्रभावी एवं कुशल, प्रभावी एवं कुशलता, साथ ही साथ विधि का शासन, कंसेंसस ओरिएंटेड यानी जहां पर आम राय पर आधारित हो, लोकतांत्रिक आम राय, आम सहमति पर आधारित हो और सभी को भागीदारी या सहभागिता प्राप्त हो, भागीदारी सहभागिता प्राप्त हो, आम सहमति हो, विधि का शासन हो, तब इस प्रकार के शासन को ही अच्छा शासन कहा जा सकेगा। यानी कोई शासन, यानी किसी भी तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल आदि जो मैनेजमेंट है, उसके संदर्भ में जो शक्तियों का इस्तेमाल है, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग की हो, चाहे वो विधि निर्माण की हो, चाहे वो क्रियान्वयन की शक्ति हो या इंस्टीट्यूशंस को निर्देश देने की शक्ति हो, जब तक इन शक्तियों का प्रयोग पूरी जवाबदेहिता, उत्तरदायी और प्रतिक्रियाशीलता के साथ ना किया जाए, जब तक पूरी तरीके से ओपननेस और सभी को शामिल करते हुए, सभी के हितों को सुनिश्चित करते हुए इन शक्तियों का प्रयोग ना किया जाए, तब तक इस प्रकार का शासन अच्छा शासन नहीं माना जाता। यानी कोई भी शासन अच्छा शासन हो, वर्ल्ड बैंक के अनुसार उसके अंदर ये 8 कैरेक्टरिस्टिक होने जरूरी हैं। एक एक कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं।
पहला कैरेक्टरिस्टिक है, अगर यहां पर देखें तो फर्स्ट है अकाउंटेबल। हिंदी में इसको मिटा देते हैं, आपको बता दिया है अकाउंटेबल। पहला है अकाउंटेबल, दूसरा है ट्रांसपेरेंट, तीसरा है रिस्पॉन्सिव। एक एक करके ऐसे हम लोग देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, और इसी के बेसिस पर हमको जवाब देना होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं गुड गवर्नेंस में अकाउंटेबल का क्या मतलब। अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी गवर्नेंस अकाउंटेबल होगा तो गुड गवर्नेंस माना जाएगा। यानी कि जो अथॉरिटी का प्रयोग यानी प्लानिंग, पॉलिसी, कानून बनाने की शक्ति का इस्तेमाल, अथॉरिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, करने वाला इंस्टीट्यूशन भी जो ये शक्तियों का प्रयोग कर रहा है वो इंस्टीट्यूशन नियम और कानून के अनुसार काम करे और उसके कार्य और शक्ति के प्रयोग के संदर्भ में समस्त सूचनाएं लोगों को उपलब्ध रहें। लोग उन सूचनाओं को, जो काम किया जा रहा है, जिस प्रकार से चीज़ों को लागू किया जा रहा है, जिस प्रकार से नियम नीति बन रहे हैं, उसकी जानकारी लोगों तक उपलब्ध रहे। तब इस प्रकार के जो गवर्नेंस होगा अकाउंटेबल गवर्नेंस कहलाएगा, जब प्रत्येक पदाधिकारी, प्रत्येक अधिकारी प्राप्त शक्तियों और उसके प्रयोग के संदर्भ में पूरी तरह से जवाब दे रहे, नियमों से बंधा रहे। तो ऐसे में अकाउंटेबल गवर्नेंस होगा। अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो क्या होगा? डिक्टेटरशिप हो जाएगी। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, उत्तरदायित्व नहीं है, तो डिक्टेटरशिप हो जाएगा और एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट को, एक डिक्टेटोरियल गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी, यानी जो भी काम किया जाए पूरी तरीके से लोगों को उसका पता रहे, यानी कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, किसी भी प्रकार की कुछ भी हिडन ना रहे। यानी ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखा जाए। जो कुछ जैसे हुआ है वैसे फॉर्म में सबको उसकी सूचना उपलब्ध रहे। इससे डिविएशन फ्रॉम द रूल्स को रोका जा सकेगा, इससे किसी भी प्रकार से शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सकेगा। अगर ट्रांसपेरेंसी होगी तो शक्तियों का प्रयोग, दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जवाबदेहिता मेंटेन होगी तो किसी भी प्रकार से डिक्टेटरशिप नहीं आ पाएगी। और इसी प्रकार से रिस्पॉन्सिव होगा, अगर शासन जनता की नीड की ओर तभी पॉपुलराइज हो पाएगा। जब वो रिस्पॉन्सिव होगा जनता की डिमांड के लिए, बदलती हुई परिस्थितियों के लिए, विभिन्न वर्गों की आवश्यकताओं के लिए, तभी ऐसा गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस बन पाएगा और तभी वेलफेयर गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट स्थापित हो पाएगा, तभी पीपल्स एम्पावरमेंट सुनिश्चित हो पाएगा। यानी कि रिस्पॉन्सिवनेस शासन में होना चाहिए, वो लोगों की डिमांड को रिस्पॉन्ड करे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो फॉर्मलिज्म, औपचारिकताएं बढ़ेंगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा और साथ ही साथ संसाधनों का मिसयूज होगा। लेकिन अगर लोगों की आवश्यकताओं और नीड को रिस्पॉन्ड करता है, उनके जो प्रश्न है, उनके जो डिमांड है, उनको रिस्पॉन्ड करता है, तो अधिक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस हो जाएगा। इसके अलावा इक्विटेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। इक्विटेबिलिटी मतलब सभी समान हैं, शासन सभी के, चाहे वो समाज का निम्नतम वर्ग ही क्यों ना हो, सभी को बराबर महत्व और सभी को बराबर सम्मान और सभी के हितों का प्रबंधन करने में एक समान व्यवहार अपनाता है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता।
साथ ही साथ समावेशिता को अपनाता है, यानी कि सभी वर्गों को नीति और जो योजनाएं बनी हैं उनमें भागीदारी प्रदान करता है। तभी एक संपूर्ण विकास, एक पूर्ण विकास की परिकल्पना सुनिश्चित हो पाती है और गुड गवर्नेंस में ये परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही साथ गवर्नेंस खाली हो ना, बल्कि ये इफेक्टिव और एफिशिएंट भी हो। इफेक्टिव और एफिशिएंट कुशल हो। अगर मान लीजिए किसी भी ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए अथॉरिटी जारी की गई है, करवाने के लिए अथॉरिटी जारी की गई है, नियम बनाए गए हैं, तो अब नियमों का पालन सुनिश्चित करवाना ये भी अनिवार्य है। अगर वो होता है तभी एफिशिएंट है, और अगर ये सब करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म है तभी एफिशिएंट माना जाएगा, और जब लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल होगा तभी इफेक्टिव माना जाएगा। तो गवर्नेंस सिर्फ हो ही ना, यानी सिर्फ शक्तियों का प्रयोग ही ना करे, यानी वहां पर सिर्फ संसाधनों का उपयोग और शक्तियों का प्रयोग ही नहीं, बल्कि लक्ष्य की प्राप्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ में ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधियों का पालन हो। ऐसा शासन जो किसी के साथ भेदभाव न करे, सभी विधि के सामने बराबर हो, विधि द्वारा निर्धारित फ्रेमवर्क के अंदर काम करे, कोई भी उसका दुरुपयोग न करे। यानी जो विधि लॉ के द्वारा डिफाइंड लीगल फ्रेमवर्क है उसका पालन करे। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन किया जाए, विधि और कानून का संरक्षण हो, और सभी को कानून और विधियों से समान समर्थन और संरक्षण प्राप्त हो सके। कानून का शासन अगर नहीं होगा तो वो अच्छा शासन नहीं हो सकता। विधि का शासन हो, यानी विधिक रूपरेखा के अंदर ही संस्थाओं को अधिकार शक्तियां प्राप्त हों, और उसी के आधार पर ही उन जवाबदेहिता या जो भी अन्य प्रावधान, जो अन्य जिम्मेदारियां हैं, जो उनके अन्य अथॉरिटीज़ हैं, उनको तय किया जाए। इसी विधि की सीमा के भीतर, अगर विधि की सीमा के भीतर ये सब किया जाता है तो एक नियंत्रित और पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाने में सफलता मिलेगी, और ये व्यवस्था ही शासन को अच्छे शासन में कन्वर्ट कर सकेगी। इसके अलावा कंसेंसस ओरिएंटेड एक और इम्पॉर्टेंट इसका फीचर है, कंसेंसस ओरिएंटेशन, यानी मेजॉरिटी का शासन हो। मेजॉरिटी का शासन क्या बोला जाता है? डेमोक्रेटिक शासन बोला जाता है। यानी कि कंसेंसस ओरिएंटेड हो, जो भी निर्णय लिए जाएं उसमें बहुमत का समर्थन हो। और ये कंसेंसस कैसे प्राप्त किया जाएगा? इलेक्शन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। फ्री फेयर इलेक्शन हो, साथ ही साथ इसके अंतर्गत ऐसे मैकेनिज्म हो जहां पर सभी को अपनी राय रखने का अधिकार प्राप्त हो और सभी की सहमति को प्राप्त किया जाए। जिस प्रकार के शासन में, वही शासन अच्छा शासन बन सकेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फीचर है पार्टिसिपेटरी या पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेटरी यानी जो गवर्नेंस पार्टिसिपेटरी है, भागीदारी को, सहभागिता को प्रमोट करता है। भागीदारी का मतलब ये कि सिविल सोसाइटी, एनजीओ या पंचायती राज सिस्टम या प्रेशर ग्रुप्स या डिफरेंट टाइप्स के अदर कोऑपरेटिव ग्रुप्स, सभी को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिले। यानी कोई वर्ग विशेष उसके ऊपर हावी ना हो सके और सभी को भागीदारी मिले। सभी एनजीओ को, पंचायती राज को, सिविल सोसाइटी को, प्रेशर ग्रुप को, इंटरेस्ट ग्रुप को इसमें भागीदारी मिले। और इस प्रकार से जब इन सारी विशेषताओं को शासन में शामिल किया जाएगा तो शासन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वो शासन गुड गवर्नेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी ऐसा शासन जो कि अकाउंटेबल है, ऐसा शासन जो कि ट्रांसपेरेंट है, ऐसा शासन जो कि रिस्पॉन्सिव है,
ऐसा शासन जो इक्विटेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस पर फोकस करता है, ऐसा शासन जो इफेक्टिव है और एफिशिएंट मैकेनिज्म को फॉलो करता है, ऐसा शासन जो कानून या विधि के शासन को प्रायोरिटी देता है और कानून के दायरे में रहकर ही जहां सभी लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, जहां पर समाज के हर वर्ग की सहमति को मान्यता दी जाती है, हर व्यक्ति के विचारों को सम्मान किया जाता है, कंसेंसस ओरिएंटेड लक्ष्यों को तय करने में कंसेंसस, नीतियों को तय करने में कंसेंसस और निर्णय लेने में भी कंसेंसस। ऐसा शासन जहां पर भागीदारी सभी को प्राप्त होती है, यानी कि यहां पर सभी वर्गों को निर्णय निर्माण में भागीदारी मिलती है, भागीदारी लागू करने में भी भागीदारी, मीडिया को भागीदारी, सिविल सोसाइटी को, सभी को जहां शासन के प्रयोग, नीतियों के निर्माण और कानूनों के क्रियान्वयन में भागीदारी मिले, इस प्रकार के शासन को अच्छा शासन कहते हैं। यानी गुड गवर्नेंस इज अ गवर्नेंस विच इज अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रिस्पॉन्सिव, इक्विटेबल, इफेक्टिव in nature and follow the rule of law and participatory processes as well as it is consensus oriented। यानी अच्छा शासन एक ऐसा शासन है जिसमें सहभागिता, भागीदारी, पारदर्शिता, जवाबदेहिता और समता पर बल दिया जाता है, साथ ही साथ जिसमें निर्णय निर्माण और नीतियों के निर्माण में जनता और उसके सभी समाज के सभी वर्गों की भागीदारी को, सभी प्रकार के स्टेक होल्डर यानी हितधारकों को जिसमें शामिल किया जाता है, जहां डेवलपमेंटल यानी विकासात्मक परिवेश तय करते समय, विकास की नीतियों नियमों को तय करते समय समता और समानता पर बल दिया जाता है और सभी के कंसेंसस को, सहमति को, समानता को मान्यता प्रदान की जाती है। ऐसा प्रकार का शासन, इस प्रकार का शासन अच्छा शासन कहलाता है। वर्ल्ड बैंक की ये परिकल्पना जो 1992 में गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट नामक रिपोर्ट से सामने आई, उसका ये एक सिंपलेस्ट वर्जन है, एक सबसे सरल वर्जन है। अब ये देखेंगे कि ये गुड गवर्नेंस कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये चीजें, फीचर कैसे सुनिश्चित हो सकती हैं। जैसे अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन हो सकता है। अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे सिटीजन चार्टर है, सिटीजन चार्टर, भाई अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी, सिटीजन चार्टर को मेंटेन किया जाएगा। अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होगी लोगों की, सिटीजन चार्टर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स भी मेंटेन करना होगा, कोड ऑफ एथिक्स भी मेंटेन करना होगा। अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, जवाबदेहिता को मेंटेन करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी को भी इंश्योर करना होगा, जिससे कि इनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित हो सके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी ये भी मेंटेन करना होगा। अकाउंटेबिलिटी तभी तो आएगी जब एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो, तभी तो जवाबदेहिता सुनिश्चित होगा। लोकपाल आदि, जैसे लोकपाल है, तो अगर इंडिया में गुड गवर्नेंस के लिए क्या किया गया देखना हो तो हम देख सकते हैं इसमें क्या क्या इंडिया ने किया। ट्रांसपेरेंसी कैसे मेंटेन होगी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, सूचना का अधिकार, ई गवर्नेंस जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाया, ई गवर्नेंस, राइट टू इंफॉर्मेशन, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन को देखें तो पार्टिसिपेशन के लिए हमने पंचायती राज एक्ट पास किया, पंचायती राज एक्ट 1992 पास किया
पार्टिसिपेशन को मेंटेन करने के लिए सिविल सोसाइटी को मजबूत बनाया। पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार के हित समूहों को, इंटरेस्ट ग्रुप को हमने भागीदारी दी। सिविल सोसाइटी, पंचायती राज एक्ट, सोशल ऑडिट के माध्यम से हित समूहों को भागीदारी प्रदान की। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स मेंटेन किए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए जिससे अच्छा पार्टिसिपेशन सुनिश्चित हो सके। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, इफेक्टिव और एफिशिएंट गवर्नेंस हो, इसके लिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब रिस्पॉन्सिवनेस, इक्विटेबिलिटी, इन सबको मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए भारत में। एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का गठन किया गया, प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया, और खास तौर पे सेकंड एआरसी की रिपोर्ट तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट पढ़ेंगे इसी में हम लोग। तो एक सिंपल सी बात जो यहां बताना चाहते हैं वो ये है कि गुड गवर्नेंस को वर्ल्ड बैंक ने बताया कि गुड गवर्नेंस का मतलब है एक बहुत ही अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, एक रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल गवर्नेंस सिस्टम जिसमें रूल ऑफ लॉ का पालन किया जाए, कंसेंसस ओरिएंटेशन, कंसेंसस डेवलप करने पर बल दिया जाए, जिसमें भागीदारी यानी पार्टिसिपेशन को एंश्योर करने के सभी उपाय किए जाते हैं, जहां पर इक्विटेबिलिटी और साथ ही साथ इंक्लूसिवनेस, इन दोनों पर बल दिया जाता है, और वो शासन जो रिस्पॉन्सिव है जनता के नीड की ओर, जनता के और समाज के हर वर्गों की नीड को जो रिस्पॉन्ड करता है, इस प्रकार का शासन ही अच्छा शासन होता है। अब ये अच्छा शासन इंडिया में कैसे, भारत में कहाँ, भारत में अच्छे शासन के संदर्भ में क्या किया गया। अब यहां पर देखें, गुड गवर्नेंस इन टर्म्स ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे 8 पॉइंट जो हैं वर्ल्ड बैंक के, ये वर्ल्ड बैंक के 8 पॉइंट किस प्रकार से भारत में लागू किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, कहां तक अभी गुड गवर्नेंस के लेवल पर इंडिया का गवर्नेंस पहुंचा है, उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। ये पॉइंट हमारा हो गया वर्ल्ड बैंक के अनुसार गुड गवर्नेंस क्या है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार गुड गवर्नेंस ऐसा गवर्नेंस है जो अकाउंटेबल है, पार्टिसिपेटिव है, कंसेंसस पर बल देता है, कानून या विधि के शासन को सुनिश्चित करता है, ट्रांसपेरेंट है, भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है, और ट्रांसपेरेंट भी है यानी कि पूरी तरह से पारदर्शी भी है। अब भारत में गुड गवर्नेंस की परिकल्पना क्या है, भारत में अच्छे शासन के संदर्भ में क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। इनिशिएटिव इन इंडिया, यानी कि गुड गवर्नेंस इन इंडिया, भारत में अच्छा शासन। जब हम कहते हैं भारत में अच्छा शासन, तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। भारत में अच्छा शासन, इसमें हमको इलेक्टोरल रिफॉर्म भी पढ़ना है, इसमें हमको राइट टू इंफॉर्मेशन, लोकपाल एक्ट, लोकपाल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन रिपोर्ट, ये देखना है।
आरटीआई, लोकपाल एक्ट और एआरसी रिपोर्ट देखना है। तीसरी चीज़, भारत में सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी, सोशल ऑडिट जैसे कॉन्सेप्ट देखने हैं हमको यहाँ पर। इसी में हमको डिफरेंट टाइप्स के जो बॉडीज़ बनाए गए जो लोगों का पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित कर सकें, ऐसी बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी कि रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी में हम ई गवर्नेंस भी पढ़ेंगे। ई गवर्नेंस, तो भारत में हम देखते हैं ई गवर्नेंस के संदर्भ में बहुत सारे इनिशिएटिव, आज वर्चुअल क्लासेस वगैरह सब ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल हैं। इसी में हम लोग इलेक्टोरल रिफॉर्म, इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे। इसी में सूचना का अधिकार, लोकपाल अधिनियम, प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट, सिटीजन चार्टर, सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज, सिविल समाज, सोशल ऑडिट यानी सामाजिक लेखा परीक्षण, और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़, एसबीआई क्या होता है, इल्डा क्या होता है, आदि आदि संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, भारत में गुड गवर्नेंस की परिकल्पना क्या है और इस संदर्भ में जो भारत में इनिशिएटिव लिए गए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सबको अब हम आगे के टॉपिक में देखेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि गुड गवर्नेंस के बारे में वर्ल्ड बैंक की क्या परिकल्पना है और क्या सोच है, और अब भारत में गुड गवर्नेंस की अवधारणा को प्राप्त करने के संदर्भ में क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं और कैसे शासन को बेहतर बनाने, अधिक रिस्पॉन्सिव, अधिक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, उन सबको एक एक करके देखेंगे और यहीं से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम आगे भारत में जो इनिशिएटिव लिए गए हैं इनके बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।